तो हमारे किसानों को खालिस्तानी कह देना, आतंकवादी कह देना, किसी ने जाकर बिरयानी खिला दी तो कह देना कि वहाँ बिरयानी का भोज चल रहा है, वो मर जाएं। उनको सवाल ये करना चाहिए था कि हमारे किसान वहाँ ठंड में ठिठुर रहे हैं और उन तक सरकार क्यों नहीं जा रही है कि हमारा किसान मर जाएगा। उल्टा वो पूछ रहे हैं वो खाना क्यों खा रहे हैं, वो कपड़े क्यों पहन रहे हैं, वो गरीब क्यों नहीं दिख रहे हैं, वो अंग्रेजी क्यों बोल रहे हैं। इसका मतलब वो किसान नहीं है। इस बात को महसूस करेगी कि इस टेलीविजन चैनलों ने और अखबारों ने मिलकर भारत के लोकतंत्र का नरसंहार किया। पंजाब से आए किसानों को, हरियाणा से आए किसानों को पता चल गया पहले ही दिन में कि उनकी पहली लड़ाई सरकार से शुरू होने से पहले मीडिया से शुरू हो चुकी है। कि अगर आप देश की सेवा करना चाहते हैं बिना हाथ और पांव हिलाए तो न्यूज चैनल देखना बंद कर दीजिए। खासकर ये जो जितने नेशनल चैनल और कई राज्यों के चैनल भी वही काम करते हैं। इस लोकतंत्र को इन न्यूज चैनलों और अखबारों के जरिए खत्म कर दिया जाए। और इसकी दुनिया में कोई औकात है? आप देखिए इसकी कोई साख है इस मीडिया की? जो गिनती गिनी जाती है प्रेस फ्रीडम की इस हिंदुस्तान की दुनिया में, वो कितनी नीचे है। बहुत जैसे नागरिकता संशोधन कानून, सिटीजनशिप अमेंडमेंट को लेकर जब देश भर में आंदोलन हुआ तो बहुत आराम से गोदी मीडिया को आगे खड़ा करके और अपनी पार्टी के लोगों को खड़ा करके उस आंदोलन को मान्यता भी नहीं दी गई, कुचल भी दिया गया और बाद में तरह तरह से हिंसा फैलाने के आरोप में उन्हें जेल भी बंद कर दिया। बिल्कुल। लेकिन कानून में कोई बदलाव नहीं किया गया। कंफ्यूजन वाला बयान वो बहुत पहले से देते रहे। अगर आप इंटरनेट पर देखेंगे तो उनको हर कोई जो भी सवाल करता है वो कंफ्यूजन में नजर आता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकार बहुत ज्यादा पीछे हटेगी, क्योंकि वो अब इन सब चीजों से ऊपर उठ गई है। उसके पास पता है कि सैकड़ों की संख्या में टेलीविजन चैनल की फौज है और वो उसकी पार्टी का ज्यादा काम करती है। वो चैनल जिस तरह से किसान जमा हुए तो हमारे किसानों को खालिस्तानी कह देना, आतंकवादी कह देना, किसी ने जाकर बिरयानी खिला दी तो कह देना कि वहाँ बिरयानी का भोज चल रहा है, वो मर जाएं। उनको सवाल ये करना चाहिए था कि हमारे किसान वहाँ ठंड में ठिठुर रहे हैं और उन तक सरकार क्यों नहीं जा रही है कि हमारा किसान मर जाएगा। उल्टा वो पूछ रहे हैं वो खाना क्यों खा रहे हैं, वो कपड़े क्यों पहन रहे हैं, वो गरीब क्यों नहीं दिख रहे हैं, वो अंग्रेजी क्यों बोल रहे हैं। इसका मतलब वो किसान नहीं है। तो अब बताइए मुझे कि ऐसे हालात में किसी सरकार को क्या फर्क पड़े। वो तो कानून के बारे में बता भी नहीं रहे। वो कम से कम सरकार की तरफदारी में यही कहानियां ढूंढ कर ले आते कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कौन सा किसान अमीर हो गया। प्राइवेट मंडियों में प्राइवेट व्यापारियों को बेचकर कौन सा धान का किसान अमीर हो गया, कौन सा धान गेहूं का किसान प्राइवेट व्यापारियों के हाथों बेचकर ज्यादा पैसा न्यूनतम समर्थन मूल्य से कमा रहा। तो तारीफ होती सरकार, पर उन्हें मालूम है कि यह हकीकत तो है नहीं, तो लाएंगे क्या। पर रवि जी ये है क्या? गुरुपुरब के दिन हमारे प्रधानमंत्री, जिनके लिए हमारे किसानों के दिलों में भी बहुत ज्यादा सत्कार है, वो ट्वीट करके ये बोलते हैं कि मैं श्री गुरु नानक देव जी के चरणों में नमन करता हूँ, लेकिन नजर नहीं आएंगे। ट्वीट तो वो किसी भी चीज में कर देते हैं। जब से ये पार्टी सरकार में या सत्ता में आई है, उसने एक नया चलन शुरू किया। इनके मंत्रियों के ट्विटर हेडलाइन पर जाकर देखिए तो हर रोज किसी न किसी महात्मा, किसी न किसी महापुरुष, किसी न किसी धर्म पुरुष, किसी न किसी देवी देवता का की जयंती, पुण्यतिथि, तिथि, पूजा, प्रकट दिवस, ये सब मनाते रहते हैं। कहेंगे कि हम इन्हीं की प्रेरणा से काम में है। तमाम महापुरुषों की एक भी प्रेरणा नहीं झलकेगी, आप एक भी नहीं लगेगा। अगर आप कल्पना करें कि आप गुरु नानक जी होते तो क्या करते? गुरु नानक जी होते तो बात करते। बिल्कुल बिल्कुल। भाई उन्होंने जिस सिख धर्म की स्थापना की है वो सभी धर्मों के संवाद का एक चरम रूप है। बिल्कुल। तो वो संवाद करने जाते, वो बात करने जाते किसानों से, वो ट्वीट नहीं करते। तो गुरु पर्व के दिन भी कम से कम उनको किसानों की कदर करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। पहले तमाम आंदोलन होते थे तो किसान नेताओं को प्रधानमंत्री से मिलाया जाता था। बिल्कुल। तस्वीरें हैं। ये क्या बात हो गई साहब कि आप पहले कहते हैं बीजेपी के लोग मिलेंगे, फिर कहते हैं हमारे मंत्री मिलेंगे, फिर कहते हैं आप सचिव मिलेंगे, प्रधानमंत्री नहीं मिलेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री अब सबसे ऊपर हो गए हैं। उनको लगता है कि किसानों के खातों में 2000 रुपए भेजकर हम किसानों को खरीद लेते। हो सकता है कि वो सही हो अपने अनुभव में, अपने तजुर्बे में। अब ये तो गलत किसानों को साबित करना है, वो तो सही साबित हो ही जाता है क्योंकि किसानों का भी समर्थन उनको मिलता ही है। आप सिंघू बॉर्डर जाएंगे, आप कुंडली बॉर्डर जाएंगे, आपके हाथ में नेशनल मीडिया का जब माइक होता है
तो वहां पर चिल्ला चिल्ला कर लोग ये बोलते हैं गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। आपको लोगों के साथ मुखातिब करवाने का एक कारण, एक वजह यह भी थी कि ये जो अल्फाज है, ये जो नामकरण किया गया था गोदी मीडिया का, ये कहीं ना कहीं आपसे शुरुआत हुई थी इस चीज की। और आज की डेट में लोग इतने ज्यादा रेवोल्यूशनरी हो चुके हुए हैं, क्रांतिकारी हो चुके हुए हैं कि वो देखते हैं तो वो शुरू हो जाते हैं गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। सर, एक वक्त था जब पत्रकार जब बाहर जाया करते थे, इज्जत मिलती थी, लोग बिठा के चाय पिलाया करते थे, और आज की डेट में यकीन उठ जाना, ये क्या, ये सिनेरियो किस तरह से है? देखिए, मैंने लंकेश जी, आपके दर्शकों को भी बता दूं कि मैंने किसी भावना में आकर गोदी मीडिया नाम नहीं दिया जी। और अब पंजाब के किसानों ने भी देख लिया। 17 सितंबर को देश के नौजवानों ने देखा, जब अपनी सरकारी परीक्षाओं को लेकर ट्विटर पर आंदोलन चला जी। 30 लाख 35 लाख ट्वीट करने के बाद भी उन्हें ढंग की कवरेज नहीं मिली। और यही कहा गया कि विपक्ष भड़का रहा। क्या विपक्ष किसी आंदोलन के साथ हो जाएगा तो आंदोलन जीरो माना जाएगा? तो फिर विपक्ष क्यों है? तो क्या करेगा विपक्ष? उसका तो यही काम है कि जो जनता के सवाल उसके साथ खड़े रहना चाहिए। इस मीडिया के आतंक के दबाव में देखिए, कोई वहां विपक्ष का नेता नहीं जा रहा, तो उस आंदोलन की मान्यता खत्म हो जाएगी। तो ये मान्यता कौन खत्म कर रहा है? ये मान्यता खत्म कर रहा है गोदी मीडिया। वो जो 4, 10, 12 न्यूज चैनल है, और वो बड़ी संख्या में, उसमें अखबार है, हिंदी का सबसे बड़ा अखबार छाप देता है, वहाँ खालिस्तान के समर्थक में नारे लगाएगा, कोई प्रमाण नहीं, कुछ नहीं। ये तो वही बात हो गई, 84 वाली बात हो गई कि हर सिख को देखकर आप कहते थे ये आतंकवादी है। ये उसी का फायदा उठाया जा रहा है ना, जिस तरह से हर मुसलमान को देखकर आतंकवाद से जोड़ दिया जाता है। सर, ये भावना कैसे बदलेगी जो पंजाब में नहीं कहा था? देखिए, गोदी मीडिया मैंने इसलिए कहा था, हिंदुस्तान की जनता, चाहे वो किसी भी कौम की हो, चाहे वो किसी भी इलाके की हो, चाहे वो किसी भी कोई भी भाषा बोलती हो, आज ना कल इस बात को महसूस करेगी कि इस टेलीविजन चैनलों ने और अखबारों ने मिलकर भारत के लोकतंत्र का नरसंहार किया, जिनोसाइड किया है यहाँ के डेमोक्रेटिक स्पिरिट। किसी भी उठने वाले सवाल को ये लोग इसी तरह से लांछित करते हैं, उनको बदनाम करते हैं, ये गुंडे हैं, अवार्ड वापस करने आ गए हैं, तो नक्सल हैं, तो ये हैं, तो वो हैं। और सरकार सपोर्ट करती है। सरकार कैसे सपोर्ट करती है? कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि इन किसान आंदोलन से जुड़े लोगों पर कई तरह के मुकदमे कर दिए जाएंगे, अकेले लोग परेशान होते रहेंगे, किसी को जेल कर दिया जाएगा, आसपास हिंसा करा दी जाएगी, किसी को वहाँ प्लांट कर दिया जाएगा, वो अनाप शनाप बोल देगा, उसको लेकर टीवी चैनलों में बहस होगी। ये सब होने वाला है। यही सब पहले के आंदोलनों में होता रहा, लेकिन हमारे किसान भाई नहीं देख पाए कि उनके इस समर्थन के बदले में इस देश के साथ क्या हो रहा है। ये आप नहीं देख। आज एक 83 साल के व्यक्ति जिसे पार्किंसन, उन्हें पानी पीने के लिए, स्प्रे देने के लिए अदालत को क्या कई दौर में सुनवाई करनी चाहिए, या वो कुछ सेकंड का मामला होना चाहिए, या वो मामला अदालत तक जाना ही नहीं चाहिए? जो अफसर देख रहा है, मानवता के आधार पर उसको पानी और खाने का इंतजाम कर देना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन देश में ये हालत हो गई। गोदी मीडिया जो है, ये आज बहुत अच्छी बात है कि लोगों ने नारे लगाए, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि लोगों ने हिंसा नहीं की पत्रकारों को। नहीं करनी चाहिए, उन्हें किसी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन जनता को आज न कल सरकार से लड़ने से पहले अब मीडिया से लड़ना पड़ेगा। पंजाब से आए किसानों को, हरियाणा से आए किसानों को पता चल गया पहले ही दिन में कि उनकी पहली लड़ाई सरकार से शुरू होने से पहले मीडिया से शुरू हो चुकी है। सर, एक चीज और बताइए, फील्ड पे जो रिपोर्टर है कसूरवार वो है, या जो पीछे से लगाम चलती है? जो मालिक लोग हैं वो कसूरवार। ये समझाना पड़ेगा लोगों को भी। में ऐसे लोग भी आ गए हैं जो पार्टी की तरह से मोटिवेटेड हो गए, दोनों बात। लेकिन उसे इस तरह से मजबूर किया जा रहा है। अभी भी 90% पत्रकार पत्रकारिता करना चाहता है, वो लोगों की बात को रखना चाहता है, पर कितने लोग बात बात में अपनी नौकरी गंवाते। इस देश में तालाबंदी के दौरान ऐसे ही बहुतों की नौकरियां चली, और एक सामान्य सा रिपोर्टर कितने बार इस्तीफा दिया। तो इसलिए आप जिन चैनलों को देखते हैं, उन अखबारों को पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से अपना 200 रुपया खर्च करना चाहिए। मैं अब कोई अखबार नहीं लेता, कोई टीवी चैनल नहीं देखता। मैं सबसे कहता हूं कि अगर आप देश की सेवा करना चाहते हैं बिना हाथ और पांव हिलाए, तो न्यूज चैनल देखना बंद कर दीजिए। खासकर ये जो जितने नेशनल चैनल है, कई राज्यों के चैनल भी वही काम करते हैं। इससे अच्छा काम मैं क्या बता सकता हूँ आपको?
आप देश की सेवा करना चाहते हैं, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं। मैंने कहा मैं ऐसा काम बताऊंगा जिसमें आपको हाथ और पांव दोनों में हिलाने पड़े। हाँ। आप न्यूज चैनल देखना बंद कर दो और इन अखबारों को पढ़ना बंद कर दो। ये जो 200 रुपया है किसी गरीब को दे दो, तो देश की सेवा हो जाएगी। क्योंकि ये लोग इस देश के अर्जित, हमारा लोकतंत्र है बहुत मेहनत से मिला है। 150 साल तक कितने लोग फांसी पर चढ़ गए, कितने लोग जमाने तक जेल में रहे, तब जाकर हमें समझ में आया कि हमें लोकतंत्र कैसा बनाएं। और उस लोकतंत्र को इन न्यूज चैनलों और अखबारों के जरिए खत्म कर दिया था। और इसकी दुनिया में कोई औकात है? आप देखिए, इसकी कोई साख है इस मीडिया की? जो गिनती गिनी जाती है प्रेस फ्रीडम की इस हिंदुस्तान की दुनिया में, वो कितनी नीचे है? बहुत। तो इसका मतलब है कि यहाँ की मीडिया में वो बात ही नहीं। तो जिस मीडिया में कोई इकबाल ना, कोई दम ना हो, उसकी मीडिया के लिए आप अपनी जेब से 200 रुपया खर्च कर रहे हैं। मतलब आप हत्यारे को पैसा कैसे दे सकते हैं? तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होगा क्या? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या? आपको सोर्स ऑफ मिस इंफॉर्मेशन मिल रहा है। आप अगर 4 महीने अखबार नहीं पढ़ेंगे तो कौन सा दुनिया में तूफान आ जाए? झूठी खबरें पढ़ने से तो बच जाएंगे। उन्हें शर्म तो आएगी कि कोई नहीं पढ़ रहा तो आप खबरें छापो, नहीं तो नहीं बिकेगा अखबार, लोग छोड़ देंगे। कुछ तो आप दबाव बनाएंगे। जब ये लोग मीडिया पर इतना दबाव बना सकते हैं तो आप क्यों नहीं दबाव बना रहे मीडिया? ये जनता को आज न कल इस मीडिया से लड़ना पड़ेगा। रवि जी, आपने एक चीज बोली कि जो विपक्ष है, ऑपोजिशन है, अगर वो इन धरनों में जाता है, इन आंदोलनों में जाता है, प्रोटेस्ट में जाता है, तो गलत करार दिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष की गलती समझते हैं कि वो जाकर के क्रेडिट लेना चाहता है, श्रेय लेना चाहता है। जाना चाहिए तो लोकतंत्र का पार्ट। आप ऐसे थोड़ी आपको श्रेय मिल जाए। आपको अपना मैनिफेस्टो में बताना पड़ेगा कि आप इस कानून के बारे में क्या कर रहे हैं। हाँ। कमिट करना पड़ेगा। तो जब विपक्ष नहीं जाएगा तो हमें कमिटमेंट कैसे मिलेगा? हमें तो चाहिए कि विपक्ष वहां जाए। ये बड़े शर्म की बात है कि विपक्ष के नेता और बड़े नेता वहां जा नहीं रहे, जबकि किसान यहाँ आ गए। तो किससे डर रहे हैं? क्या वो न्यूज चैनलों के डर से राजनीति छोड़ देंगे? सरकार ने तो अपनी राजनीति नहीं छोड़ी। उन सबको किसानों के बीच जाना चाहिए, और नहीं जा रहे हैं तो इसका मतलब ये माना जाना चाहिए कि वे भी सरकार के साथ, ये किसानों के मुद्दों से सहमत नहीं, तभी आप नहीं जा रहे। आप अपनी राजनीति कीजिए। आप न्यूज चैनल से डर के राजनीति नहीं कर सकते। आपको जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि किसानों की बात सही है तो आप कमिटमेंट करें कि हमारी सरकारें जहां होंगी वहां हम ये नहीं करेंगे, और हमारी सरकारें जहां आ सकती हैं वहां हम ये नहीं करेंगे। तो विपक्ष को जाना चाहिए। विपक्ष का नहीं जाना उतना ही शर्मनाक है जितना सरकार का वहां नहीं जाना या वहां के लोगों से बात नहीं करना। गुरदासपुर तो मैंबर पार्लियामेंट है, नाम है सनी देओल, पंजाब दा पुत्र भी कहा जाता है। सर, बॉलीवुड इंडस्ट्री, इतना बड़ा एक कैंपेन चल रहा हो, इतना बड़ा आंदोलन चल रहा हो, प्रोटेस्ट चल रहा हो, और जिन्होंने इतनी शोहरत बटोर ली हो बॉलीवुड में, कोई वीडियोस कहीं से ले लेगा और लगा देगा और उसके बाद कहेगा कि नहीं जी ये एक, इसके पीछे एक अलग ही तरीका, अलग ही प्रोपेगेंडा चल रहा है। बॉलीवुड के ज्यादातर जो कलाकार हैं, जो गायक, कुछ को अगर आप छोड़ दें जी, उनमें बहुत हिम्मत नहीं है कुछ बोलने, डरपोक लोग होते हैं, और उनमें वो इकबाल भी नहीं। लेकिन आप ये देखिए कि इस किसान आंदोलन ने पंजाब की किस खूबसूरती को पेश किया। पंजाब के जितने भी गायक जो लोकप्रिय हैं, चाहे वो म्यूजिक वीडियो में है, चाहे वो फिल्में बनाते हैं, चाहे बबू मान हो, चाहे वीर सिंह हो, चाहे जसबीर सिंह जस्सी हो, चाहे कंवर ग्रेवाल साहब हो, कोई भी हो, सब गा रहे हैं। सब किसानों के लिए गा रहे हैं और किसानों के आंदोलन को जोश बढ़ा रहे हैं। ये बहुत सुंदर बात। पंजाब के किसान जो खिलाड़ी हैं वो इस आंदोलन की बात कर रहे हैं, पंजाब के जो छात्र बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पंजाब के लोग भले ही कनाडा चले, भले ही अमेरिका चले गए, न्यू जर्सी में घर बना लिया या न्यूयॉर्क में होटल बना लिया, मगर वो अपने खेत और किसान से दूर नहीं गए। ये बहुत सुंदर। किसानों ने भले ही अपने कानून के लिए, अपनी चिंताओं के लिए कुछ हासिल ना किया, लेकिन ये बहुत खूबसूरत चीज हासिल करके दुनिया को दिखा दी है। ये पंजाब है, इससे निकले, चाहे वो कोई गा रहा हो, चाहे वो खेल रहा हो। हरभजन सिंह ने भी बोला है, बिल्कुल। देखिए दिलजीत दोसांझ ने भी बोला, बिल्कुल, सबने बोला है ये पंजाब है। इसका मतलब पंजाब की औलादें, उनमें जो वाकई में फौलादें, उनमें अपनी मिट्टी से प्यार है। अच्छा रवि जी, गांव के प्रति उनका जज्बा है। ये मुझे बहुत सुंदर लगा कि कलाकार, फिल्म कलाकार पंजाबी
भाषा की जुबान के लोग सामने आए। बहुत ही सुंदर चीज। रवि जी, जब बैरिकेड टूटने शुरू हुए और सड़कें तक तोड़ दी, बस्तर जैसे इलाकों में ये होता है, नक्सलवादियों उन लोगों के लिए वो सब चीजें होती हैं जब किसान 70-80 सालों में ये कहीं देखने को नहीं मिला। लेकिन जब बैरिकेड टूटते हैं तो आप जिस तरह कह रहे हैं कि फौलादी हैं, वहां की औलादें हैं, क्या आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब आपने देखा? मुझे बुरा लगा था कि पंजाब के लोग यूं ही दिल्ली आते जाते रहते हैं, जब तक उनका तो पड़ोसी राज्य है, तो गेड़ियां करने चले आते हैं, निकलते सेक्टर 17 के लिए पहुंच जाते हैं रोहिणी, और पश्चिमी दिल्ली घूमकर कनाट प्लेस से लौट जाते हैं। वैसे लोग जिनका दिल्ली से इस तरह का ऑर्गेनिक रिश्ता हो और इनको रोकने के लिए आप रास्ते को गड्ढा कर दें, कंटेनर लगा दें, ये उनका अपमान किया गया है पंजाब के किसानों का। तो सिर्फ उनको रोका नहीं गया है, ये उन्हें बताया गया है कि एक जनता के तौर पर हम आपको कुछ नहीं समझते। और आप देखिए कि 26 नवंबर को उनको पहुंचना था, दो तीन दिन पहले से हमारे किसान भाई निकले, अभी तक उनको पंजाब नहीं पहुंचने दिया गया। तो ये बहुत ही मुझे बहुत बुरा लगा। ये नहीं होना चाहिए था इस देश में। और बुजुर्ग किसान लोग हैं, आ ही रहे थे, तो आप उनको किसी तरीके से आगे, हजार और तरीके थे कि किसानों को आप सड़क से हटाकर कहीं और ले आए। वैसे अभी तक उन्होंने कोई हिंसा नहीं की, जबकि उन्हें उकसाने की बहुत कोशिश की, उन्हें आतंकवादी तक कह दिया गया, तब भी नहीं वो गुस्सा किए और हिंसा की तरफ नहीं है। तो वही चाहते हैं कि कुछ गुस्से में कोई हिंसा कर दे, इसमें दंगा एक्ट, फलाना एक्ट और पुलिस लाठीचार्ज करके वो सब जो CAA के बाद जो केसेस लगाए गए हैं वो इन पर भी लगा दिया है। हमारी जो माताएं हैं वहां पर, जो जिन्हें हम बीबियां कहते हैं, वो वहां पर खाना बना रही हैं, वो तस्वीरें, वो चीजें देख करके किसी को खालिस्तानी कह देना, किसी को आतंकवादी करार कर देना, ये क्या? लेकिन हम हैरान नहीं हैं, क्योंकि ये तो वही कर रहे हैं इतने दिनों से। हर तरह के मीडिया, हर तरह की जनता को ये आतंकवादी ही तो बताते हैं, ये पाकिस्तान का समर्थक बताते हैं, पाकिस्तान के एजेंट बताते हैं। यही तो कर रहे थे 2014 के बाद से। और क्या हो रहा है इसके? लेखक को, कलाकार को जब बता सकते हैं, कविता लिखने वालों को बता सकते हैं नक्सलवादी, अर्बन नक्सल, तो किसान को क्यों नहीं बता सकते? सर, बताइए। पंजाब के लोगों में ना एक भावना तैरती है सर, वो कहते हैं कि हमारे साथ स्टेप मदर, मतरेई माँ जिसको हम पंजाबी में कहते हैं, उस तरह का व्यवहार आज लोकतंत्र में ऐसी शिकायतें वाजिब हैं, क्योंकि ये लेन देन हर राज्य का केंद्र के साथ चलता है। लेकिन इस आंदोलन के समय जो उनके साथ बर्ताव हुआ वो बहुत दुखद, वो नहीं होना चाहिए। कई बार होता है कि एक राज्य 10,000 करोड़ मांगता है, उसे 2,000 करोड़ रुपया दिया जाता है, लेकिन इस राज्य के आए हुए लोगों के साथ कम से कम दिल्ली को ये बर्ताव नहीं करना चाहिए। अभी पूर्वी दिल्ली में जब दंगे हुए थे तो रकाबगंज के गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब के लोग जाकर वहाँ पर और सबको खाना खिलाया, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं गए, हिंदुओं के लिए भी गए, और दोनों तरफ से वो गालियाँ सुन रहे थे, लेकिन फिर भी खाना खिलाने। इस देश में जो भी धरना प्रदर्शन करने आता है और रकाबगंज में जाकर लिखवा देता है कि उसके पास पैसे नहीं, तो जाने का भाड़ा भी दे दिया जाता है और खाना भी आता है। ये तो मेरे आंख से देखा हुआ था कि कई 100 लड़के आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने हमारे पास पैसे नहीं, हम तो आ गए थे, लेकिन आ गए तो जब खाना नहीं था तो गुरुद्वारे वाले खिलाए, तो वो कैसे खिलाए? तो वही जी रोज खाना लेकर आ जाते, हमें खिला जाते। गुरुद्वारों को किसी ने कहा था, तो मुझे लगा कि इस दिल्ली में लोकतंत्र की जो आवाजें उठती हैं उसको सब्सिडी हमारे गुरुद्वारा की है ना, तो डेमोक्रेसी को सब्सिडाइज कर रहा है गुरुद्वारा हमारा। तो अब ये तो उस संस्कृति के लोग हैं, तो खाना बनाना, समर्थन देना, ये उनके जीवन का हिस्सा है। ये सुंदर बात है कि अपने परिवार के साथ आए, और जब परिवार के साथ आए हैं तब हमें थोड़ा और बड़े दिल के साथ उनका स्वागत करना चाहिए। आप बातचीत ही कर रहे हैं, बिल्कुल, तो उनको कहीं जमा करके आप बातचीत कर सकते हो, रामलीला मैदान में या किसी और जगह में जमा करके कर सकते हो। सड़कें खोद के उन्हें ये नहीं बताना चाहिए था कि दिल्ली आपकी है, ये गलत है। और टीवी चैनलों को लगाकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की 2019 में कि APMC मंडी खत्म कर देगी। 2018 में बाकायदा नीति आयोग ने स्ट्रेटेजी पेपर लॉन्च किया, आप अखबार में देख सकते हैं, इंटरनेट पे, जिसमें कहा जा रहा है कि MSP खत्म कर दी जानी चाहिए, कुछ और प्राइसिंग लाना चाहिए। तो उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पर हैं
लेट श्री अरुण जेटली जी लॉन्च कर रहे हैं, अमिताभ कांत जो अभी भी नीति आयोग के बड़े अफसर हैं, सीईओ टाइप से कुछ हैं, वो भी जाकर उस पेपर को लॉन्च कर रहे हैं, तो सरकार कैसे कह सकती है कि हमारा वो इरादा नहीं, उसकी सोच का वो हिस्सा है। इसलिए सरकार को थोड़ी और ईमानदारी से बातों को बताना चाहिए था किसानों को। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इतना बड़ा बदलाव कर रहे थे तो लॉकडाउन के बहाने क्यों कर रहे हैं? जब लॉकडाउन खुल जाता तब करते आप। जब संसद चलती, खूब बातें होती उसके बारे में, किसानों को पता होता, तो उस कानून के बारे में देश के किसानों को बताया ही नहीं गया, इसीलिए आंदोलन लेट से हुआ। पंजाब के किसान भी देर से जानते। अजीत अखबार में सरगोशियां एक कॉलम आता है, तो उसके पत्रकार ने बताया कि उन्होंने 6 जून को ही आर्टिकल लिखा था कि ये गड़बड़ है, लेकिन तब भी लोगों को ड्राफ्ट देखने में, अध्यादेश का मसौदा देखने में बहुत समय लग गया। तो चुपचाप अंधेरे में करने का काम तो सरकार ने किया। और पंजाब और देश के किसानों का ये इम्तहान है, और ये बड़ा दुख की बात है कि उन्हें छोटे किसान और बड़े किसान में बांट दिया गया है, अमीर किसान और गरीब किसान में बांटा जा रहा है, जबकि किसान जो है वो अमीर नहीं है। पंजाब का किसान ठीक ठाक है, खा पी लेता है, अपना काम चला लेता है, पर वो भी बहुत तकलीफ में है पंजाब का किसान। तो ये बंटवारा नहीं करना चाहिए, बिंदु ढूंढा जाता है, देखते हैं, पर जो अनुभव रहा है उसमें सरकार को पीछे नहीं हटी। अब तक देखना चाहता हूँ कि क्या किसान वहां तक लड़ाई ले जाएंगे। सीए में क्या हुआ, कितने महीने तक चला, देखिए उसके समानांतर वो गोली मारने के नारे चल रहे थे इस देश में, तो किसी को कोई शर्मिंदगी नहीं, मंत्री तक गोली मारने के नारे लगा रहे थे। तो आपको लगता है कि उसमें इतनी संवेदना होगी कि वो किसानों की बात मानेगी? मान लेगी तो मैं कहूँगा अच्छा करेगा। पंजाब उतरता है ना, वो नाराजगी लेके नहीं उतरता, बहुत ही खुले दिल को लेकर उतरता है कि आओ जी, खाओ जी, रोटियां खाओ। वो खुद भी खा रहा है, सड़क पर है, दूसरे को भी खिला रहा है। तो ये पंजाब है, इसलिए आप उसके आंदोलन में ना एक चिंता देखेंगे, धीरज देखेंगे, और बहुत अनियंत्रित, अनकंट्रोल्ड एंगर नहीं देखेंगे कि जला दो, मिटा दो, इस टाइप की बातें वो नहीं करेंगे। पंजाब के लोगों ने बहुत देखा है, ऐतिहासिक रूप से बहुत सहा है। मुझे उम्मीद है कि सरकार पंजाब को निराश नहीं करेगी और देश के किसानों को निराश नहीं करेगी, लेकिन आप पंजाब के किसानों का दिल तोड़कर देश के किसानों का दिल मजबूत नहीं कर सकते। उनका भी दिल टूट गया। पंजाब के किसानों की कद्र नहीं रही इस देश में, तो देश के बाकी किसानों को भी समझ लेना चाहिए कि उनकी भी कद्र समाप्त हो गई, क्योंकि वो इस देश के किसानों के मुकुट हैं। हमारे जो सिख किसान भाई हैं, वो इस देश के किसानों का, जिसकी तस्वीर कई तरह की है, दबे कुचले की है, गरीब की है, आत्महत्या करने वाले किसान की है, कुछ अच्छा बिजनेस करने वाले किसान की है, उस कई तरह के किसानों का मुकुट है पंजाब का किसान। अगर उस मुकुट को आप जूतों से रौंद सकते हैं, दिल्ली आने से पहले उसे जूतों से ठुकरा सकते हैं, तो देश के किसानों को समझ लेना चाहिए जब उनका मुकुट नहीं रहा तो किसान होने का ताज उनका हमेशा के लिए चला जाएगा।